देखिए फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में 3 एपिसोड पूरे हो चुके हैं और आज की इस चौथी वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज। दोनों एक ही बात है। मेमोरी और स्टोरेज में अंतर क्या है? स्टोरेज जो होता है एक लंबे समय के यूज के लिए, मेमोरी जो होती है एक जैसे सोच के लिए आप बोल सकते हो ना, मतलब वर्ड में डिफरेंस है और बाकी फंक्शन दोनों के सेम है, ठीक है। कंप्यूटर मेमोरी एक उपकरण है जो कंप्यूटर के डेटा और कार्यक्रमों को संग्रहित करती है, यानी कि स्टोर करने का काम। डेटा को, कार्यक्रम मतलब होता है प्रोग्राम्स। तो जैसा कि हमने पहले भी बात करी है इन सब चीजों की ना, पहले अगर आप लोग देखे हो तो। टाइप्स ऑफ मेमोरी की बात करते हैं तो मेमोरीज 2 टाइप की होती हैं, मेन मेमोरी एंड ऑक्सिलरी मेमोरी, सहायक मेमोरी। और ये यहाँ जी इस पे चलेगा। मेमोरी हायरार्की, मेमोरी का पदानुक्रम कैसा होता है? मेमोरी को मूलतः दो आधार पर विभाजित किया जाता है, कैपेसिटी और एक्सेस टाइम। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि है स्पीड कॉस्ट, मतलब किसी मेमोरी की स्पीड क्या होगी, कॉस्ट क्या होगी। तो ये वो नीचे से ऊपर जाने में बढ़ेगी। मतलब सेकेंडरी मेमोरी की स्पीड सबसे कम होती है और कॉस्ट सबसे कम होती है, जबकि रजिस्टर की स्पीड सबसे ज्यादा होती है और कॉस्ट कॉस्ट सबसे ज्यादा होती है। वहीं साइज की बात की जाए तो साइज सेकेंडरी मेमोरी की सबसे ज्यादा होती है और रजिस्टर की सबसे कम होती है, ठीक है। तो इस टाइम में दिया हुआ है। और कैश मेमोरी, जबकि रजिस्टर जो होते हैं वो कैश मेमोरी से भी छोटे मेमोरीज होती हैं। और कैश मेमोरी क्या होती है? तो एक टाइप से ऐसी मेमोरी है जहाँ पे सीपीयू सबसे पहले सर्चिंग करता है। अगर कोई चीज उसको ढूंढना होता है, कोई सभी डेटा चाहिए होता है, तो सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी में सर्च करता है। आपको याद होगा ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, उधर आपने देखा होगा कि कंप्यूटर का एक ब्लॉक डायग्राम दिखाया था जिसमें सीपीयू था बीच में और ऊपर मैंने प्राइमरी मेमोरी बनाया था। इस साइड में इनपुट था, इस साइड में आउटपुट था, नीचे सेकेंडरी मेमोरी था, याद होगा तो। तो उसमें मतलब वो प्राइमरी मेमोरी, ये प्राइमरी मेमोरी है, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी में सबसे पहले सर्चिंग होती है और हाँ, डेटा अगर नहीं मिलता तो उसके हिसाब से आगे के कार्यक्रम बढ़ाए जाते हैं, मतलब सेकेंडरी में सर्च किए जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, मेमोरी की इकाइयाँ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वैसे तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर सवाल पूछे जाते रहते हैं। तो यहाँ पे तो आप गलती नहीं कर सकते। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दूसरी लाइन है ना, 4 बिट्स इज इक्वल टू 1 निबल। एक निबल में 4 बिट्स होते हैं। 8 बिट्स में 1 बाइट होता है। और फिर बाइट का कारवां बढ़ता है, 104 बाइट्स, 1024 बाइट्स, 1 KB, 1024 KB, 1 MB। ऐसे ऐसे करके 1 मिलियन मेगा को कहते हैं, 1 बिलियन गीगा को कहते हैं, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और पीबी, पीबी को कहते हैं, सॉरी, 1024 टीबी को कहेंगे 1 पीबी, ठीक है। और जो भी जैसे लिखा हुआ है ये सब आप याद रख सकते हो, तो मैं ये आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। और 1 बिट एक बाइनरी डिजिट कंसीडर किया जाता है, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी यानी कि मेन मेमोरी की हम प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें रैम आता है, रोम आता है ना, रोम, रैम, रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है, रैम कहते हैं इसको, और ये वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल को अगर आप हिंदी निकालोगे इसका, तो इसका मतलब होता है अस्थाई। अस्थाई मतलब स्थाई नहीं है। और होता क्या है, दरअसल आप जब कंप्यूटर ओपन करते हो, अभी जैसे यही मैं यहाँ पे ड्राइंग वगैरह बना रहा हूँ, यहाँ पे सेव का बटन है। मैं चाहूँ अगर सेव कर दूं, तब ये अभी मैं इस जो भी ड्राइंग कर रहा हूँ ये रैम में स्टोर हो रही है ना, क्योंकि आपको दिख तो रहा है ना, इसका मतलब है कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है। लेकिन ये रैम में स्टोर हो रहा है। अभी मैं अगर यहाँ पे सेव कर दिया, तब ये रैम में नहीं, तब ये रोम में स्टोर हो जाएगा। तो वहां से मैं सिर्फ डिलीट करके ही निकाल सकता हूँ, ऐसे मैं कट करके यहाँ से नहीं कर सकता। तो ये दोनों में ये एग्जाम्पल है, जैसे कि आप एक टेबल का एग्जाम्पल लो, और एक आपके घर में एक अलमारी है, और एक आपके पास एक टेबल है, ठीक है, जिसपे आप बैठ के पढ़ते हो। जबकि ऐसी चीजें जो काफी हैंडी हैं, उनको आप टेबल पे रखते हो। तो ये एग्जाम्पल है रैम का। और जबकि जो आप बड़ी चीजें रखते हो वो है एग्जाम्पल रोम का। और जैसे जैसे आपकी जरूरतें होती हैं आप उसे अपने रैम में लाते हो। जैसे कि आप कोई की बुक की जरूरत पड़ती है तो आप उसे टेबल पे ले आते हो। तो यही एक अच्छा सा एग्जाम्पल आपको हमने बताया।
रैम देखिए दो प्रकार के होते हैं, डायनेमिक रैम एंड स्टैटिक रैम। डायनेमिक रैम डी रैम भी बोलते हैं शॉर्ट में, और एस रैम स्टैटिक रैम को एफ रैम बोलते हैं। डायनेमिक रैम को फर्दर थ्री पार्ट्स में बांटा गया है, सिंक्रोनस रैम, सिंक्रोनस डायनेमिक रैम ना, एस डी रैम, आर डी रैम, डी डी रैम, रैम्बस डायनेमिक रैम, डबल डेटा डायनेमिक रैम। ये थ्री टाइप्स में है। ठीक है, अगर कोई चौथा टाइप्स आपको देके अगर पूछा जाता है सवाल, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो अगर आपने ये तीनों अच्छे से पढ़ ही रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एफ रैम की। तो ये नॉन वोलेटाइल होता है, नॉन वोलेटाइल एफ रैम, मतलब कि जो स्थिर है, मतलब यही एक टाइप का ऐसा रैम है जो कि स्थिर होता है ना। नहीं तो वैसे बेसिकली जो होता है बेसिक तरीके से ये वोलेटाइल ही होता है, बट यही एक ऐसा रैम है जो कि नॉन वोलेटाइल है। स्पेशल एस रैम, एसिंक्रोनस एस रैम, सिंक्रोनस एस रैम। ठीक है, सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस। फिर रीड ओनली मेमोरी की बात करते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। और ये जो तीनों दिए गए हैं, ये जो है, तो ये समझ लीजिए सन के बेसिस पे है। जैसे जैसे डेवलप होते गए रोम हमारे, वैसे वैसे आपको दिए गए हैं। तो सबसे डेवलप्ड जो रोम है वो ये वाला है ना, क्योंकि पी रोम पहले क्या रोम थे कि वो सिर्फ प्रोग्रामेबल किए जा सकते थे। तो वैसे सीडी तो रोम का एग्जांपल नहीं है, बट सीडी से समझिए कि जैसे सीडी में एक बार प्रोग्राम कर दिया जाता है, तो आप उसमें डेटा, मतलब बाद में इलेक्ट्रॉनिकली आप उसमें कुछ चेंजेस नहीं ला सकते। बस एक बार प्रोग्रामेबल हो गया, हो गया ना। ईपी रोम यानी कि इरेजेबल होता है, आपने प्रोग्राम किया, उसको इरेज कर सकते हैं आप। ठीक है, और ईईपी रोम मतलब कि ये आजकल का रोम है, तो इसमें आप इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अब देखिए एक बात करी हमने प्राइमरी मेमोरी यानी कि मेन मेमोरी की। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी ना, दूसरा टाइप, मतलब एक सहायक मेमोरी की बात की थी हमने। तो ये मेन मेमोरी के अंतर्गत ही आ रहा है अभी। जैसे कि सेकेंडरी मेमोरी सीपीयू के बाहर होती है। तो ये बड़े वाले जो बॉक्स होता है उसको ये सीपीयू मान के चल रहे हैं ना। तो इसके बाहर से जो लगाया जाए, जैसे आपका हार्ड डिस्क हो गया, एसएसडी हो गया, और यहाँ पे कई टाइप के दिए गए हैं, जैसे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क, पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव। ये एसएसडी में आते हैं, पेन ड्राइव एंड फ्लैश ड्राइव। ठीक है, एसएसडी में ये सब आते हैं, सॉलिड स्टेट डिस्क या फिर ड्राइव बोलते हैं। फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क एक वृत्ताकार डिस्क होती है ना। यहाँ पे देखिए एक बीच में ऐसे वृत्ताकार लगा होता है, उसके ऊपर ये केस लगी होती है एक। ठीक है, और जिसके दोनों तरफ मैग्नेटिक पदार्थ चढ़ा होता है, एक मैग्नेटिक लेयर भी कोट किया गया होता है। फ्लॉपी डिस्क में डेटा जो है वो ट्रैक्स और सेक्टर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये लाइन, कि ट्रैक्स एंड सेक्टर में कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जो स्टोर होता है ट्रैक्स एंड सेक्टर में। अगर पिट्स एंड लैंड पूछा जाए तो सीडी आंसर होगा, बट ट्रैक्स एंड सेक्टर पूछा जाए तो फ्लॉपी डिस्क आंसर होगा। आगे लिखा हुआ है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव कई अलग अलग साइज में आती हैं। तो ये तीन साइजेस में आती हैं। जैसे एक है 8 इंच में, एक है 5.25 में, 5.25 बोलते हैं इसको, 1/4 को 25 बोलते हैं, 0.25। ठीक है, तो 5.25 इंचेस में, एंड लास्ट वन ये सबसे डेवलप्ड है, मतलब सबसे लास्ट में ये आया। और ये 1.44 MB तक का डेटा स्टोर कर सकता था, जबकि ये सिर्फ 80 MB, भले ही ये 8 इंचेस का था। देखिए तीनों साइजेस आपको यहाँ पे दिखाई गई हैं, ये 8 इंच वाली है, ये 5.25 वाली है, ये 3.5 वाली है। ठीक है, सबसे ज्यादा डेटा इसमें स्टोर होता था, 1.44 MB, इसमें 1.22 MB, इसमें 80 KB। नीचे बढ़ते हैं, हार्ड डिस्क की बात करते हैं। हार्ड डिस्क आजकल तो कंप्यूटर में वैसे एसएसडी आने लगा है, लेकिन ये इसने समझ लीजिए लंबे समय तक राज किया कंप्यूटर की दुनिया में। हार्ड डिस्क एक ही धुरी पर लगी हुई कई वृत्ताकार चुंबकीय डिस्क का एक समूह होता है। कि ये जो आप डिस्क देख रहे हो, इसी के नीचे कई सारे डिस्क लगे होती है। और ये जो आप रॉड देख रहे हो ना, ये मेजर करता है कि आखिर कहाँ पे मतलब कुछ ऐसे पिट्स बने होते हैं, यानी कि
कहीं कहीं पे ऐसे छूटा हुआ होता है, एक लाइन ऐसी बनी गई होती है, बहुत छोटी छोटी सी लाइनें होती हैं। और वो जहां जहां पे छोटी होती हैं, जहां जहां पे ऐसे कट गई होती हैं, ऐसे फिर यहाँ पे थोड़ा सा डिसकंटिन्यूटी आई, यहाँ पे आई, यहाँ पे आई। तो वो डिसकंटिन्यूटी जो आती है बीच बीच में, उनको मेजर करता है, उसके हिसाब से डेटा निकालता है ना। तो ये उसी को मेजर करने के लिए लगाया गया होता है, और बाकी तो बहुत सारा मैकेनिक्स होता है। खासकर हम साइंटिस्ट तो बनने जा नहीं रहे। यहाँ पे देखिए, ट्रैक्स एंड सिलेंडर्स इसके अंदर लगे होते हैं, ठीक है। और सेक्टर्स यहाँ पे भी होते हैं, तो ट्रैक एंड सेक्टर इसमें भी आप पाए जाते हैं, ठीक है। और ये इनके हेड्स कहलाते हैं। ये जो आपको हैंडल ये दिख रहा है, इन्हें हेड्स कहते हैं। 8 हेड्स होते हैं एंड 4 प्लेटर्स होते हैं। ये ये प्लेटर्स हैं आपके, 4 प्लेटर्स। कॉम्पैक्ट डिस्क की बात करते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी, ठीक है। इसे देखिए यहाँ पे सन नहीं लिखा गया है, आपको लिख लेना है 1982। कब का है? 1982 का, ये आपको ध्यान देना है। एक विशेष प्रकार की डिस्क होती है जिस पर डेटा सिर्फ एक बार लिखा जाता है, फिर उसको कितनी भी बार पढ़ा जा सकता है ना, सिर्फ एक बार लिखा जाएगा। यह प्लास्टिक की बनी हुई डिस्क होती है, प्लास्टिक की बनी होती है, जिसके भीतर भीतरी परत एल्युमिनियम की बनी होती है। इसमें डेटा स्टोर करने की विधि मैग्नेटिक डिस्क से अलग होती है। चुंबकीय डिस्क पर चुंबकीय चिन्ह बनाए जाते हैं, चुंबकीय चिन्ह मैग्नेटिक मार्क्स। जबकि सीडी पर डेटा बिट्स और लैंड्स के रूप में स्टोर किया जाता है। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, बिट्स एंड लैंड में स्टोर किया जाता है। और सीडी की स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो 700 MB है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आपसे पूछा जाता रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले टॉपिक पे, डीवीडी। तो इसमें तो सन लिखा हुआ है 1995। डीवीडी ऑप्टिकल डिस्क का आविष्कार किया गया किसके द्वारा? फिलिप्स एंड सोनी के द्वारा। फिलिप्स एंड सोनी। एक डीवीडी में अधिकतम 4.7 GB डेटा स्टोर किया जा सकता है। ब्लू रे डिस्क की बात करते हैं। ब्लू रे डिस्क में 25 GB सिंगल वाले में 25 GB, और डबल लेयर वाले में 50 GB तक का डेटा स्टोर किया जा सकता है। वर्चुअल मेमोरी की बात करते हैं, तो वर्चुअल मेमोरीज में दो टाइप की मेमोरीज आती है। एक तो आपकी कैश मेमोरी, और अच्छा, वर्चुअल मेमोरी को ही हम फ्लैश मेमोरी बोलते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो वर्चुअल मेमोरीज में ही कैश मेमोरी भी आती है, मतलब ये सब वर्चुअल मेमोरीज ही है। वर्चुअल मेमोरी एक काल्पनिक मेमोरी है जिसमें सीपीयू अपने निर्देशों को अस्थायी तौर पर स्टोर करता है। वर्चुअल मेमोरी मेन मेमोरी की क्षमता को आती है। वर्चुअल मेमोरी का प्रयोग तब होता है जब किसी प्रोग्राम को चलाने के लिए मेन मेमोरी की क्षमता कम पड़ जाती है। मेन मेमोरी जिसमें प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी दोनों आते हैं, ठीक है। मेन मेमोरी में, सॉरी, प्राइमरी मेमोरी ही आती है जब उसकी क्षमता कम पड़ती है, तो उसके लिए वर्चुअल मेमोरीज की जरूरत पड़ती है। कैश मेमोरी क्या होती है? यह एक विशेष प्रकार की मेमोरी है जो सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच की मेमोरी होती है। सीपीयू और मुख्य मेमोरी, मतलब सीपीयू मुख्य मेमोरी के पास सीधे नहीं जाता, पहले वो कैश मेमोरी में चेक करता है, वहां पे अगर डेटा उसको मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर मुख्य मेमोरी यानी कि आपकी मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी में चेक करेगा, जो कि स्टैटिक रैम का उपयोग करती है। स्टैटिक रैम, कैश मेमोरी के उपयोग से कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाती है। जितनी ज्यादा कैश मेमोरी होती है, उतनी ज्यादा स्पीड आपकी कंप्यूटर की रहती है। प्रोसेसर को किसी सूचना की आवश्यकता होती है, सबसे पहले कैश मेमोरी, जैसे कि हमने बात करी पहले भी, अभी हम काफी देर से यही बात कर रहे हैं, में सर्च करता है, कैश में डेटा न मिलने पर मुख्य मेमोरी में सर्च करता है। ये पॉइंट उसी का है। कैश मेमोरी सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच बफर का काम करती है, तो यही पॉइंट फिर से इसने बता दिया, ठीक है। इसी पॉइंट को फिर से रेफर किया गया है। तो यहाँ हमने मेमोरी का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉफ्टवेयर, क्योंकि हमने हार्डवेयर सारे डिस्कस कर लिए, इनपुट, आउटपुट, और अब मेमोरी भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो अब बारी है सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, तो सॉफ्टवेयर इज अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उन्हीं के ग्रुप को हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं,
ठीक है। और विच इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ वर्क कैपेसिटी ऑफ हार्डवेयर, हार्डवेयर की कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, वर्क की एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं, यूज इन कंप्यूटर सिस्टम, जो कि कंप्यूटर सिस्टम में यूज किए जाते हैं, एंड हेल्प टू स्टेब्लिश अ कोऑर्डिनेशन अमंग ऑल हार्डवेयर। ये सबसे मेन बात होती है, ये ज्यादातर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है कि सभी हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बीच कोऑर्डिनेशन बैठाना। कोऑर्डिनेशन मतलब होता है समन्वय। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, the main objective of software is to convert a data into information, डेटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करना ना। डेटा क्या होता है, डेटा कुछ भी हो सकता है, जैसे अब मैंने लिख दिया 2ACL, ऐसे ऐसे कुछ भी लिख दिया। अब ये तो डेटा है, बट इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन है डेटा का एक, समझ लीजिए सार्थक रूप है। यानी कि डेटा है, सार्थक भी हो सकता है, निरर्थक भी हो सकता है, मतलब आप उसे समझ भी सकते हो, नहीं भी समझ सकते हो। डेटा तो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, बट इन्फॉर्मेशन क्या होती है, वो एक लैंग्वेज हो सकती है या फिर कुछ समझने लायक चीज। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन उसे कहता है। तो डेटा को इन्फॉर्मेशन में चेंज करना, ये सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है सॉफ्टवेयर का। नेक्स्ट पॉइंट है कि टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं, तो सॉफ्टवेयर टू टाइप्स होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं अभी, सॉरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की पहले बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर यूज्ड एंड क्रिएटेड टू डू डिफरेंट टास्क ऑफ कंप्यूटर। अब ये जैसे कि अगर आपको अपने दोस्तों से चैट करना है या फिर मैसेजेस करना है तो आपको मैसेज वाला एप्लीकेशन चाहिए, आपको कॉल लगाना है तो कॉल वाला ऐप चाहिए। मतलब एक ऐसा कुछ ऐसे स्पेसिफिक टास्क होते हैं आपके जिनको करने के लिए इनको डेवलप किया जाता है ना। ये कई सारे कामों को एक साथ नहीं कर सकते, आजकल कर भी सकते हैं, बट कुछ कुछ ही टास्कों को कर सकते हैं। ये कहिए कि आपका कंप्यूटर ही हैंडल करने लग जाए, ऐसा ऐप एप्लीकेशन नहीं होते, वो फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब किसी स्पेसिफिक टास्क या फिर कुछ डिफरेंट डिफरेंट टास्क होते हैं, उनको कंप्लीट करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन फॉर डिफरेंट डिफरेंट टास्क एज नीडेड। ठीक। सॉफ्टवेयर आर क्रिएटेड ऑन यूजर नीड्स, जैसे जैसी जरूरतें होती हैं, वो तो वही पॉइंट बार बार लिखा गया है। इसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, फोटोशॉप, इंटरनेट ब्राउजर, टैली, पेज मेकर। अब जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में अगर आपने पढ़ी है तो ठीक है, नहीं तो मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जैसे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस होते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर, पूरा पैकेज है ये। एमएस वर्ड एक इसी के अंदर आता है, एक एप्लीकेशन जिसमें हम अपने डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं और वर्कशीट्स या फिर रिपोर्ट्स बनाते हैं एमएस एक्सेल में। प्रेजेंटेशन जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, तो ये पावर पॉइंट पे ही बनाया गया। एमएस एक्सेस में हम डेटाबेस हैंडल करते हैं, और एमएस आउटलुक होता है तो वहाँ पे हम ईमेल वगैरह का काम या फिर शेड्यूल मेंटेन करते हैं। तो ये सब एमएस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का काम है। फोटोशॉप जहाँ पे हम फोटो एडिटिंग का काम करते हैं, फोटो एडिटर भी कहते हैं इसको। इंटरनेट ब्राउज़र जहाँ पे हम ब्राउज़िंग का काम करते हैं, मतलब कुछ ना कुछ हम डिफरेंट डिफरेंट टास्क डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस पर कर रहे हैं, जो कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ कंप्यूटर विच मैनेजेस आवर कंप्यूटर, सॉरी यहाँ पे प्रोग्राम होना चाहिए था, विच मैनेजेस आवर कंप्यूटर एंड क्रिएट्स द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इट एंड मेड वेल टू यूज हार्डवेयर कैपेबिलिटीज इन कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की हार्डवेयर कैपेबिलिटीज को यूज करने के लिए इसको बनाया गया। सिस्टम सॉफ्टवेयर अलाउज यूजर टू यूज द कंप्यूटर, कंप्यूटर को यूज करने की अनुमति देता है यूजर को। ऑन द बेसिस ऑफ वर्क सॉफ्टवेयर इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर होनी चाहिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम एंड डेवलपिंग प्रोग्राम। सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम एंड डेवलपिंग प्रोग्राम। ठीक है, सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम की बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर में। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ, सॉरी यही शायद स्लाइड रिपीट हो गई है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में देखिए, दोनों दोनों जो इसके पार्ट है उनको डिस्कस करते हैं। सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम एंड डेवलपिंग प्रोग्राम। इट मैनेजेस द कंप्यूटर एंड मेक्स कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग ऑल द हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। तो ये सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम का यूज है कि ये सारे कंप्यूटर कंप्यूटर को मैनेज करने का काम करता है और कोऑर्डिनेशन बैठाता है
सभी कंपोनेंट्स के बीच में। इसके एग्जांपल्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि इसके कुछ एग्जांपल आगे हम डिस्कस भी करेंगे, बट अभी के लिए हम कुछ बता देते हैं, जैसे आपको विंडोज, लाइनक्स, यूनिक्स, और कुछ अगर मोबाइल के आप और उबुंटू भी है, मैक ओएस है, और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं जैसे कि डिस्क कंप्रेशन, डिस्क डिफ्रैगमेंटर एंड बैकअप यूटिलिटी एंड एंटीवायरस। डिस्क कंप्रेशन यानी कि डिस्क, ये डिस्क को मैनेज करने के लिए है, डिस्क को कंप्रेस करते हैं यानी कि उसका साइज कम करना, ठीक है, ऐसा कुछ। डिस्क डिफ्रैगमेंटर यानी कि वहां से कुछ एरर्स को निकालना। बैकअप यूटिलिटीज, तो ये बैकअप के लिए होता है। और एंटीवायरस, एंटीवायरस यानी कि वायरसेस को आने से रोकने के लिए। फिर डिवाइस ड्राइवर है, जो आपका बाय डिफॉल्ट फाइल मैनेजमेंट दिखता है वही, ठीक है। तो ये कुछ सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम है, जैसे कि आप अगर पहली बार अगर कंप्यूटर खोलोगे तो जितने भी आइकन आपके दिख रहे होते हैं उतने नहीं दिखते। तो शुरुआत में वही डिस्क पीछे का आइकन होता है, वही रिसाइकल बिन का आइकन होता है, बस वही दिख रहे होते हैं। तो वो दरअसल सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम है, ठीक है, जो बाय डिफॉल्ट आपको दिख रहे होते हैं। उनके बिना सिस्टम मैनेज नहीं हो सकता। फिर बात करते हैं डेवलपिंग प्रोग्राम की। ऑल न्यू सॉफ्टवेयर आर मेड यूजिंग दिस स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर। ये इनकी मदद से, डेवलपिंग प्रोग्राम की मदद से बनाए जाते हैं ये, और जितने भी सॉफ्टवेयर हैं। तो ये क्या है फिर, इन्हें इनके एग्जांपल है कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर। इसमें आपके लैंग्वेज ट्रांसलेटर आते हैं। तो कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, इन्हीं की मदद से हम बनाते हैं जो भी बनाते हैं कंप्यूटर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। आज हमने डिस्कस करा कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज के बारे में, और सॉफ्टवेयर्स के बारे में आज हमने डेवलप डिस्कस कर लिया। और आपका होमवर्क ये है कि आप जो भी, जैसे अभी हमने पीछे के टेक्स्ट में बात करते हैं हम सॉफ्टवेयर, अच्छा ठीक है, आप जितने भी आपने मेमोरीज पढ़ी उनको आप छोटे फॉर्म में आप लिख के हमें दिखाएंगे। ये आपका होमवर्क रहेगा। तो कैसी लगी क्लास आपको बताना है जरूर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।